हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, और इससे संबंधित जो हमारे न्यूमेरिकल होंगे वो न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन के बारे में हम लोग बहुत सारे सूत्र के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल भी पढ़े थे। उसमें एक चीज आपको बताना था कि रेखीय आवर्धन कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है। धनात्मक होता है तो उस कंडीशन में जो दर्पण होते हैं वो दर्पण कैसा होता है, यदि ऋणात्मक होता है तो ऋणात्मक में दर्पण कैसा होता है। तो आपको बताना चाहिए कि रेखीय आवर्धन जब धनात्मक होता है, रेखीय आवर्धन जब धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब एवं वस्तु दोनों सीधे होते हैं। याद रखिएगा, रेखीय आवर्धन का मान अगर पॉजिटिव हो मीन्स धनात्मक हो तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों सीधे होते हैं। लेकिन यदि आवर्धन रेखीय आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वस्तु तो सीधा होता है लेकिन प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। ये आपका अवतल और उत्तल के केस में आते हैं। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जितनी दूरी वस्तु कोई होती है उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे कि जो वस्तु का आकार होता है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होते हैं आभासी बनता है मीन्स सीधा बनता है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है। ये आप याद करके रखिएगा, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन +1 होता है, और जब ऋणात्मक आवर्धन होता है तो उस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु सीधा होता है। और जब रेखीय आवर्धन धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब भी सीधा होता है और वस्तु भी सीधा होता है। तो ये रेखीय आवर्धन था जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के क्या नियम है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल की बात हम लोग करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन पढ़े थे, ठीक उसी तरह से हमारा प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। इसमें क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है। कहेंगे क्या, जब प्रकाश का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तो इसकी दिशा परिवर्तित होने की प्रवृत्ति हो जाती है। इस दिशा में परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित करती है तो अपने मार्ग में परिवर्तित कर लेती है। ये परिवर्तन ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन या तो हम कह सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाए, या फिर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। किसी भी माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और प्रकाश की जो मुड़ने की घटना होती है इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ध्यान से इसे परिभाषित हम लोग करेंगे, लिखेंगे, जब प्रकाश का संचरण जब प्रकाश का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तो
होता है तो इसकी दिशा परिवर्तित होने की प्रक्रिया, इसकी दिशा परिवर्तित होने की प्रक्रिया परिवर्तित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिवर्तित होने की प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होती है तो इसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाती है, तो इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम का तात्पर्य है कि प्रकाश यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो इस स्थिति में प्रकाश के मार्ग में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ही हम कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसे आप फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। मान लिया कि ये जो है विरल माध्यम है, ये आपका वायु विरल माध्यम से प्रकाश चलती है और इस सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ये सघन माध्यम आपका या तो वायु हो सकता है, ये आपका जल हो सकता है या फिर कांच हो सकता है। वायु आपका विरल माध्यम है, इसे हम विरल माध्यम बोलते हैं, और कांच या जल जो होता है सघन माध्यम होता है। क्या होता है? सघन माध्यम। तो इस तरह से यदि वायु से चल करके जल में जाती है प्रकाश, तो ये सीधे न जाकर, ध्यान से समझिएगा, ये सीधे न जाकर ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये सीधे न जाकर ये आपका N और N डैश जो है वो नॉर्मल है, और O जो है ये आपतन बिंदु है। प्रकाश इस बिंदु पर आपतित होती है तो आपतन कोण I बनाता है, और ये यहां से अपवर्तित होती है तो अपवर्तन कोण स्मॉल r होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये सीधे न जाकर के नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि मान लेते हैं कि ये जो जल में से प्रकाश जो है विरल माध्यम में जाती है, मीन्स पुनः वायु में आती है, तो इस तरह से यहाँ पर प्रकाश जो होता है वो नॉर्मल से दूर भागती है। क्या होती है? नॉर्मल से दूर भागती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, मीन्स विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है ये नॉर्मल से दूर भागती है। तो इसे प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन कह देते हैं। तो अब बात करते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो अपवर्तनांक की बात करते हैं। हर पदार्थ की एक अपना अलग अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक की परिभाषा हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। तो इसे हम कहेंगे वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। चलिए इसकी परिभाषा की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग
वायु या निर्वात में प्रकाश के वेग को हम c से डिनोट करते हैं, तथा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, अर्थात यहां पर लिखेंगे अर्थात n = c/v। ये अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। c जो है वो प्रकाश का वेग है और v जो है ये किसी अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो इस तरह से ये अपवर्तनांक हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अपवर्तनांक का नियम की बात करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे मिटाएंगे और बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या हम बात करेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम ध्यान से समझिएगा। अपवर्तन के नियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखेंगे क्या? प्रकाश के अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। प्रकाश के अपवर्तन निम्नलिखित दो नियमों के अनुसार होता है। ध्यान से समझिएगा। जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं, ठीक उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम के अनुसार होता है। पहला नियम जो है आपतित किरण, फर्स्ट नियम में है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले अलग करने वाले पृष्ठ पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अलग करने वाले पृष्ठ पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ध्यान से समझिएगा। हम लोग इसके पहले जो फिगर बनाए हैं उसमें आप देखे होंगे कि जो आपतित किरण होता है, आपतित किरण
अपवर्तित किरण और जो अभिलंब होता है, तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। इसे आप फिगर को फिर से समझ सकते हैं। ये एक माध्यम हो गया। इस माध्यम में हम क्या करते हैं, इस माध्यम को हम जल कह देते हैं और ये वायु कह देते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है आपतित होती है और ये एक अभिलंब होता है और ये आई आपतन कोण, और यहाँ से अभिलंब जो होता है ये सीधे पड़ती है। प्रकाश की किरण ये सीधे न जाकर के अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये आप ध्यान से समझिएगा कि आपतित किरण, ये आपतित किरण है और ये जो है अपवर्तित किरण है और एन डैश जो है ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये ए बी जो है एक तल है, इस तल पर ये तीनों होते हैं। तो ये पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, कि हम कहेंगे कि जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं। सेकेंड नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तन कोण स्मॉल आर की जया, अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अपवर्तन कोण स्मॉल आर की जया, स्मॉल आर की जया, जया को इंग्लिश में बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन के सापेक्ष आपतित किरण, के सापेक्ष आपतित किरण, के सापेक्ष आपतित किरण, आपतित किरण को हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं आपतित किरण आई की जया, आई की जया का मान नियत होता है। आई की जया का मान नियत होता है, अर्थात कहेंगे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यह नियतांक जो होता है प्रथम माध्यम के सापेक्ष, यह नियतांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक कहलाता है। द्वितीय, यह नियतांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 1n2। क्या लिखेंगे? 1n2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n1/n2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ते क्या है कि अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम के अपवर्तनांक को हम 1n2 से डिनोट करते हैं। इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे।
स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आप समीकरण देख रहे हैं sin i बाई sin r इज इक्वल टू 1n2, इस समीकरण को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, या लिख सकते हैं यह समीकरण ही स्नेल का अपवर्तन का नियम कहलाता है। इसको हम ऊपर लिखेंगे, आप लोग लिखिएगा। क्या लिखेंगे? यह समीकरण ही स्नेल का नियम कहलाता है। लिखेंगे क्या? यह समीकरण ही स्नेल का अपवर्तन का नियम कहलाता है। यह समीकरण ही अपवर्तन का नियम कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशल नोट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस नोट को आप याद रखिएगा, क्योंकि इस नोट से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, किस तरह से अपवर्तन के सूत्र पे न्यूमेरिकल बनाया जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नोट की बात करते हैं। अपवर्तन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, नोट फर्स्ट की, अपवर्तन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा वेग परिवर्तित होते हैं। अपवर्तन में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा वेग परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि प्रकाश का आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी यह ऑब्जेक्टिव हमेशा एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सी परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिया रहता है कि प्रकाश का वेग, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, या प्रकाश का वेग और तरंगदैर्घ्य, और चौथा कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रकाश का वेग जो होता है और तरंगदैर्घ्य, ये दोनों परिवर्तन होता है, आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती है। तो ये ऑप्शन में इस तरह से भी पूछ देता है कि इनमें से कौन से परिवर्तन नहीं होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में इनमें से कौन से परिवर्तन नहीं होते हैं, तो कहेंगे प्रकाश की आवृत्ति कभी भी परिवर्तन नहीं होती है, चाहे वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदलता है, प्रकाश का वेग बदलता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। यदि पहला माध्यम वायु तथा दूसरा माध्यम कांच हो, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
कांच का अपवर्तनांक ANG होगा। ध्यान से समझिएगा, ANG इसको लिखेंगे क्या? ANG लिखा जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम लोग लिखते हैं अपवर्तनांक। ANG का मतलब A मतलब एयर हुआ, G का मतलब ग्लास, और N जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। ANG लिखा रहेगा तो पढ़ेंगे कैसे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की बात करेंगे तो ANG लिखेंगे। यदि इसी को अगर हम पलट दें कि वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो हम लिखेंगे GNA। लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि किस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ANG जब लिखा रहे तो हम कहेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लिखेंगे ANG। और जब कहेंगे कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, और GNA अगर लिखा रहेगा तो कहेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसको आप ध्यान से समझिएगा थर्ड में कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है। अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है। एक निष्पत्ति का मतलब होता है कि दो समान मात्रकों का अनुपात। क्या होता है? दो समान मात्रकों के अनुपात को ही निष्पत्ति कहते हैं। तो कहेंगे अपवर्तनांक एक निष्पत्ति है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो कहेंगे अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक निष्पत्ति है। निष्पत्ति का मतलब होता है यह दो समान राशियों का अनुपात है। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं कि अपवर्तनांक क्या है? एक संख्या है। फोर्थ नोट की बात करें तो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे माध्यम की भौतिक अवस्था। माध्यम की भौतिक अवस्था। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे प्रकाश के रंग। प्रकाश के रंग तथा फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी 2 नंबर में ये भी पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तनांक किन किन चीजों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो कहेंगे प्रकाश का अपवर्तनांक माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम जो है वो ग्लास है कि हवा है कि जल है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं माध्यम की भौतिक अवस्था। जो माध्यम है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इस पर भी हम लोग देखते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट है प्रकाश के रंग। जो प्रकाश के रंग होते हैं, अलग अलग रंगों का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, तो इस तरह से प्रकाश के रंग पर भी अपवर्तनांक निर्भर करता है। चौथा जो है माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। मीन्स हम कहेंगे चौथा में ये 4 पॉइंट है, माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ताप का मान बढ़ेगा या घटेगा
उसी के अनुसार जो होता है माध्यम की अपवर्तनांक का मान भी घटता और बढ़ता है। तो इस तरह से ये आपका 4 पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट की बात करेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान, निरपेक्ष अपवर्तनांक n का मान वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए सबसे कम अर्थात 1 होता है, अर्थात 1 होता है। हीरे के लिए सबसे अधिक, हीरे के लिए सबसे अधिक अर्थात कहेंगे क्या 2.418 होता है, 2.418 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.418, या कभी कभी हम इसे पढ़ते हैं 2.42 भी पढ़ते हैं। जो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42 कहिए या 2.418 कहिए। तो इस तरह से ये हमारा स्पेशल नोट था। एक और नोट हम आपको लिखवाएंगे, स्पेस इस पे नहीं है, इसलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और नोट बनाएंगे इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, वो सब आप लोग जरूर देखिए। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो 6 नोट की बात करते हैं। ये 5th आप पढ़ चुके हैं। 6 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न होना ही, 6 पॉइंट में लिखेंगे भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होना ही भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश का भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश का अपवर्तन का मूल कारण है। भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश का अपवर्तन का मूल कारण है। इस तरह से हमारा ये 6 नोट हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 2 न्यूमेरिकल भी हम लोग पढ़ेंगे। इस न्यूमेरिकल को आप लोग देख लीजिए और उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लिखने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को आप लोग भी देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए। बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इसे बनाइए। लिखेंगे क्या, कांच का अपवर्तनांक 1.5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक जल का अपवर्तनांक 1.2 है। 1.2 है। यदि प्रकाश की जल में चाल, यदि प्रकाश की जल में चाल
यदि प्रकाश की जल में चाल 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो तो कांच में चाल क्या होगी? कांच में चाल क्या होगी? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसे समझिएगा। हम लोग पढ़े हैं क्या? अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो अपवर्तनांक दिया है उसे हम लोग सबसे पहले नोट करते हैं। यहाँ कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना, लिखेंगे क्या? Mg इज इक्वल टू 1.5 और दिया क्या है? Nw इज इक्वल टू 1.2 और पूछ क्या रहा है? C पूछ रहा है, कह रहा कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू वाट। क्या करेंगे? C इज इक्वल टू वाट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू वाट। Vg का मतलब जो है वो प्रकाश का वेग है, किसमें? तो कांच में। कांच में प्रकाश का वेग क्या होगा उसकी हम लोग बात करेंगे, उसे हम लोग निकालेंगे। हम लोग इसको लिखेंगे क्या? चूंकि हम लोग जानते हैं GNW मीन्स कांच का अपवर्तनांक 1.5 तथा जल का अपवर्तनांक 1.2 है। कह प्रकाश की जल में चाल, ये जो जल में चाल है ये इतना दिया है, तो कह रहे हैं कांच में चाल क्या होगी? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, GNW को हम लिख सकते हैं। GNW का मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हम लिख सकते हैं इसे NW बाई NG। क्या लिखेंगे? NW बाई NG, तथा हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, GNW इज इक्वल टू VG बाई VW। ध्यान से समझिएगा, GNW के जगह पर हम लिख सकते हैं VG का मतलब वेलोसिटी इन ग्लास। क्या? वेलोसिटी इन ग्लास ऑफ लाइट, यानी कि कांच में प्रकाश का जो चाल है वो Vg है, और VW का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर मीन्स जो प्रकाश है वो जल में कितना चाल है उसकी चाल VW है। इसको इक्वेशन 1-2 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से आप देख सकते हैं कि एक लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल कर सकते हैं। लिख सकते हैं VG बाई VW इज इक्वल टू NW बाई NG, या फिर हम लिख सकते हैं VG इज इक्वल टू NW बाई NG और इनटू ये हम कर लेते हैं VW। तो इस तरह से ये सूत्र हो गया। अब क्या करते हैं, VG का मान निकालने के लिए NW के जगह पर NW का मान 1.2, NG के जगह पर NG का मान 1.5 इंटू VW के जगह पर VW का मान दिया है। प्रकाश का चाल जो है वाटर में 2.25 गुणे 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है। तो हम लिखेंगे 2.25 गुणे 10 का पावर 8। सो VG, यानी कि इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा कितना, 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये न्यूमेरिकल बन गया। ये हमारा VG निकल चुका है, मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास VG इज इक्वल टू 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो उस न्यूमेरिकल को भी आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करेंगे।
चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम इसे मिटाएंगे। एक और लास्ट न्यूमेरिकल की बात करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक का सोच रहे हैं आप लोगों को अलग अलग वीडियो बना करके दें और आप लोग इसे कंप्लीट इसको रिवाइज करके भी आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नजदीक आ रहा है। तो आप लोग कम से कम कोशिश करिए कि एक वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए। तो सेकेंड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल आप लोग भी बनाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है क्या 1.5 अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे में प्रकाश का वेग कितना होगा? प्रकाश का वेग कितना होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपका आंसर कितना आया। 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे में प्रकाश का वेग कितना होगा? वायु में प्रकाश का वेग दिया हुआ है। वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आप लोग जानते भी होंगे कि वायु में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। पूछ रहा है क्या कि प्रकाश का वेग कितना होगा, किसमें? शीशे में। तो हम लोग बनाएंगे क्या, सिंस n = दिया 1.5, पूछ रहा है c = वाट और v दिया है, c दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पूछ रहा है v वाट। तो चूंकि आप जानते हैं n c/v और हम जानते हैं v c/n, c के जगह पर 3 × 10⁸n के जगह पर 1.5 करते हैं। ये 2 बार में कट जाएगा। सो v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये जो है प्रकाश का वेग है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े हैं, अपवर्तनांक के बारे में पढ़े हैं, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़े हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं उसके बारे में पढ़े हैं। तो इससे को आप स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चलिए ये स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक की। नए टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पार्श्विक विस्थापन। तो उससे भी आप लोग जरूर देखिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और यदि आप इस वीडियो के लिए, इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।